नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे आज अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, इसके अलावा और सीरिया में किस तरीके से सरकार गिरी, दुनिया का सबसे पुराना पक्षी कौन है जिसने हाल ही में अंडा दिया। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको दीन दुनिया की बातें बताता रहूंगा और बहुत सारी चीजें, आज क्या ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको चर्चा करके दिखा रहा हूं। तो पहले हम बात करते हैं, आज ही के दिन 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है भाई, क्या पहली संविधान सभा की बैठक का आयोजन दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में किया गया था। आजकल इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो 9 दिसंबर 1946 को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्म इटली के लुसियाना शहर में हुआ था। एक महान शख्सियतों में से एक हैं, बड़ी राजनेताओं में से एक है भारत की सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी का जन्म लुसियाना शहर में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 1762 में ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को स्वीकार किया था। आज ही के दिन पेरिस संधि को, जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो संधि हुई थी, उसको आज ही के दिन स्वीकार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है और प्रश्न ये है कि हाल ही में किस मध्य एशियन देश में तख्ता पलट हुआ है। आजकल तख्ता पलट होना बड़ी आम बात हो गई है। थोड़े दिन पहले म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अब नया मामला जो आया है वो आया है कहां पर? सीरिया में। सीरिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है सरकार के प्रति कार्यवाही हो रही थी। अब वहां क्या हुआ कि सरकार पिछले, ऐसा कहा जा रहा है कि 3 साल से अपने गृह युद्ध से जूझ रही थी। पर हुआ क्या कि 3 साल के बाद यहां अब ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया में जो आपका हमास के लड़ाके हैं, उन्होंने वहां के जो लड़ाई करने वाले जो गृह युद्ध के प्रमुख सैनिक थे उनकी मदद की, और उनकी मदद से धीरे धीरे पूरा देश उनके कब्जे में आता चला गया और सीरिया की राजधानी दमिश्क और लास्ट में उन्होंने कब्जा लिया और सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। ठीक है, चलो मैं बात आपको बता देता हूं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सीरिया है। ठीक है, सीरिया अगर बात करें तो सीरिया आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। क्लियर है? दुनिया के सबसे पुराने देशों में से क्या है? एक देश है। और अगर बात करें अगली और क्या बात हो सकती है, तो 11 दिन से तो लगातार इतना भयंकर युद्ध चल रहा था जैसे दो देशों के बीच युद्ध चलता है। राष्ट्रपति की सेना एक तरफ थी और गृह युद्ध करने वालों की सेना एक तरफ थी। इस तरीके से ये युद्ध चल रहा था और 11 दिन के बाद ये गृह युद्ध समाप्त हो गया। अगर इसकी बात करें तो पिछले 4 वर्ष से ये स्थिति बिगड़ी हुई थी और राष्ट्रपति का नाम है बशर अल असद। ये ध्यान रखना कि आप कह सकते हैं कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल बात करें तो बशर अल असद की जो अगर बात करें तो इनकी पार्टी पिछले 60 सालों से सीरिया पर अधिकार किए हुए थी और यहाँ कुछ मामले बिगड़े और उनको उन्होंने समझा नहीं, तानाशाही की तरह से जो है ये करते रहे। जिस तरीके से भारत में है, अब भारत में क्या है कि भारत में बहुत सारी चीजें तानाशाही के रूप में चल रही हैं। आने वाले समय में जो नए संविधान के निर्माण, संविधान को जानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देश भी हमारा डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में आपको ये चीजें दिखेंगी। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया आपका मध्य एशियाई देश है। कहाँ? मध्य एशिया में पड़ता है। दुनिया का सबसे पुराने देशों में से एक है। राजधानी की अगर बात करें इसकी, तो राजधानी है इसकी सीरिया की राजधानी है दमिश्क। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा इसकी क्या है? सीरियाई पाउंड। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा इसकी सीरियाई पाउंड है। क्लियर है? सीरियाई पाउंड जो है इसकी मुद्रा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
दरअसल अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट पर एक तूफान टकराया और उस तूफान को टकराने के बाद दोनों राज्यों को काफी हानि हुई है। उस हानि को दूर करने के लिए क्या है कि राज्य आपदा मोचन मोचन कोष, जिसको SDRF कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? SDRF, आपदा मोचन कोष SDRF किस राज्य के लिए घोषित किया गया है? तो ये आपदा मोचन कोष की अगर बात करें तो तमिलनाडु, कौन से? तमिलनाडु राज्य के लिए घोषित किया गया है। किसके लिए? तमिलनाडु राज्य के लिए घोषित किया गया। बात करते हैं कि गृह मंत्रालय ने, अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर तूफान आया, तूफान का नाम आप ध्यान रखेंगे, तूफान का नाम है फेंजल। फेंजल तूफान आया, साइक्लोन कह सकते हैं, साइक्लोन फेंजल आया और तमिलनाडु को आपदा राहत कोष से 944 करोड़ 80 लाख रुपए, लगभग 945 करोड़ रुपए दिए। और ये कहा गया कि जो चेन्नई के तट वाला जो एरिया है, जहां पर पूरी तरीके से बड़े लेवल पर हानि हुई है, उसको राज्य जो है संभालने की कोशिश करे। तमिलनाडु के बारे में आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राज्यपाल RN रवि है। अभी हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि उड़ीसा राज्य दुनिया में, उड़ीसा राज्य के दुनिया में पहले सुनामी प्रूफ गांव की घोषणा की गई है। सुनामी प्रूफ गांव, ठीक है, कौन सा? सुनामी प्रूफ गांव की घोषणा जो है वो कहां की गई है? तो सुनामी प्रूफ गांव की घोषणा जो है उड़ीसा में की गई है। दुनिया का पहला सुनामी प्रूफ गांव उड़ीसा में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ठीक है, कौन सा? ये कैसा है आपका? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है। तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो नए पम्बन रेलवे पुल के बनने की घोषणा की गई है, ये किस राज्य में है? मतलब आपको ध्यान होगा कि एक पुल है जिसका नाम क्या है? पम्बन सेतु। पम्बन सेतु अगर आपको ध्यान हो तो श्रीलंका, आपको ध्यान होगा तो श्रीलंका और भारत के बीच की दूरी कम करने का एक सबसे बड़ा पुल में से एक है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा, भारत का जिला है रामेश्वरम, और रामेश्वरम में आप कह सकते हैं कि रामेश्वरम ऐसा स्थान है जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका जाने से पहले जहां शिव भगवान की पूजा की थी वो रामेश्वरम ही है। इसके अलावा आपको यह भी पता है कि रामेश्वरम की बात करें तो यहां APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जो है, APJ अब्दुल कलाम का जन्म यहां पर हुआ। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपका भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, या इसका नाम है नया पम्बन सेतु, का तमिलनाडु में। रामेश्वरम द्वीप को ये आपका मूल तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये मंडपम से पम्बन तक बनाया गया है। एक जगह है मंडपम और एक है पम्बन। इन दोनों के बीच बनाए गए इस ब्रिज का लगभग काम पूरा हो चुका है। अभी जो फिलहाल जो ब्रिज चल रहा है, इस ब्रिज को लगभग आप मान सकते हैं 100 साल से हम काम में ले रहे हैं, और इसका निर्माण 110 साल पहले शुरू किया गया था। इसका निर्माण कब? 110 साल पहले शुरू किया गया था। तो पुराना वाला पुल जो है वो 100 साल पुराना पुल है। न्यू पम्बन ब्रिज 100 साल पुराना, पुराना वाला जो है 100 साल पुराना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अभी तक भारत में जितने भी पुल हैं वो इस तरह के नहीं थे। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत या दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगर पूछा जाए कौन सा है, तो आपको ध्यान होगा रियासी ब्रिज। कौन सा ब्रिज? रियासी ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, कैसा है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और भारत का सबसे बड़ा आर्क
पुल की अगर बात करें तो ये है आपका हावड़ा पुल। कौन सा है? सबसे बड़े पुल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा पुल आपका हावड़ा पुल है। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा पुल? हावड़ा पुल है। अगर पूछा जाए हावड़ा पुल कहाँ है तो आपको पता ही है हावड़ा पुल कहां पर है, वेस्ट बंगाल में आपका हावड़ा पुल है। तमिलनाडु के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन, आर.एन. रवि राज्यपाल, और राजधानी इसकी क्या है? चेन्नई। चेन्नई में एक स्टेडियम है। आप बताओ कि चेन्नई का जो स्टेडियम है उसका नाम क्या है? पता चला? कुछ नहीं पता चला? मैं बता देता हूं। इसका नाम है चिन्ना स्वामी। क्या नाम है? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। कौन सा? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर भैया? अगला, अंडर 90 एशिया कप 2019 किस देश ने जीता है? दरअसल ये क्वेश्चन आपके जख्म को थोड़ा सा हरा कर सकता है। आपको थोड़ी बात अगर ध्यान हो पिछले वाले एशिया कप की, तो पिछला वाला एशिया कप भी भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल हुआ था, और इसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो है कुछ झड़प हो गई थी, यहां तक कि कुछ एक दो खिलाड़ियों के बीच हाथापाई मारपीट भी हो गई। भारत उस मैच को हार गया था। आज वापस फिर ऐसा ही मामला आया। अब की बार जो अंडर 19 एशिया कप का जो फाइनल हो रहा था, इस अंडर 90 एशिया कप के फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को फिर रौंद दिया, और एशिया की सबसे सक्सेस टीम जो 8 बार एशिया अंडर 19 कप जीत चुकी थी उसको क्या कर दिया? हरा दिया, और अपना जो बादशाहत है उसको कयामत रखी है, तो कायम रखी है। इसमें आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या है इसका? आंसर है बांग्लादेश। अंडर 19 एशिया कप 2024 का जो है ये आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने क्या कर लिया? इसको जीत लिया है। टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत है। भारत ने अभी तक 8 बार ट्रॉफी जीती है। इसमें ध्यान रखना है कि इकबाल हसन इमोन मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, और इसकी एक बात और है कि कल आपको मैंने बताया ही था, फिर वापस आपको बता दे रहा हूं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन है तो शमसी सिल्वा कहां के हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो शमसी सिल्वा श्रीलंका के हैं। शमसी सिल्वा कहां के हैं? शमसी सिल्वा श्रीलंका के। ठीक है भैया? अगला आता है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू के आधार पर सबसे मूल्यवान टीम घोषित हुई है, ये कौन सी है? आईपीएल, दरअसल आपको पता है कि आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है। 2008 में सबसे पहले आईपीएल को जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। उस समय शेन वॉर्न इसके कप्तान थे, राहुल द्रविड़ उससे जुड़े हुए थे। राहुल द्रविड़ इस साल जो है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान वो भी है, कोच भी है। 2009 से घोषणा होती है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू के आधार पर टीमों की घोषणा की गई कि ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, किस किस की ब्रांड वैल्यू कितनी है। अब आप जानते हैं कि जब धोनी खेलने जाता है क्रिकेट मैच तो उस समय टीआरपी किस लेवल तक पहुंच जाती है। तो धोनी की आप कह सकते हैं इसमें बड़ा योगदान रहा है धोनी का, चेन्नई की टीम को इतना बड़ा ओहदा देने में। इसके अलावा धोनी की ब्रांड वैल्यूएशन के अलावा जो यहाँ के और जो टीम मेंबर मालिक रहे हैं उनका भी इसमें बड़ा योगदान रहा है। जरा बात करते हैं। तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू के आधार पर सबसे मूल्यवान टीम की अगर बात करें तो सबसे मूल्यवान टीम घोषित हुई है चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड वैल्यू $122 मिलियन, लगभग 1033 करोड़ रुपए की है, और 10 टीम इस समय वर्तमान में खेल रही हैं। इन 10 टीमों में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली टीम जो है वो कौन है? वो आपकी चेन्नई है। मैंने टॉप जो 4 टीमें हैं उनको रख दिया है। चेन्नई सुपर किंग की जो टॉप पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, इन सबकी टीम मुंबई इंडियंस
विराट कोहली की अगर बात करें तो उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इसके अलावा आप कह सकते हैं अजिंक्य रहाणे वाली जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स चौथे नंबर पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स, आपको पता है कि लास्ट बार जो आपका टूर्नामेंट हुआ था उसकी विजेता टीम कौन रही थी? कोलकाता नाइट राइडर्स रही थी। अगला अगर बात करें धनराशि ब्रांड फाइनेंस की, आईपीएल रिपोर्ट के मुताबिक लीग ने टोटल ब्रांड वैल्यू में 13% की वृद्धि की है। इस साल चेन्नई ने अपनी ब्रांड वैल्यू में 13% की वृद्धि की है। 2023 में इसकी ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन थी। 90,000 जो है 90,679 करोड़ थी, जो बढ़कर 2024 में $12 बिलियन लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए हो गई। ठीक है, ब्रांड फाइनेंस ने आपका मैं बता ही चुका हूं इसके बारे में कि 2009 से सभी टीमों की ब्रांड फाइनेंस वैल्यू का निर्धारण करके जो है बताया जाता है कि कौन सी टीम जो है बढ़िया परफॉर्मेंस, किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। चौथी मेकोंग गंगा धम यात्रा किस देश से भारत में आई है? आपको पता ही है मेकोंग नदी कहां बहती है? गंगा नदी तो बह रही है भारत में, और मेकोंग नदी जो है वो कहां की है? थाईलैंड। थाईलैंड की सबसे प्रसिद्ध नदी है मेकोंग नदी। तो मेकोंग गंगा यात्रा दिल्ली में आई है। चौथी मेकोंग धम यात्रा थाईलैंड से दिल्ली पहुंच चुकी है। इसमें बौद्ध शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह और प्रबुद्ध नागरिक इसमें शामिल है। दोनों देश एक दूसरे की बौद्ध संस्कृति को साझा कर रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने देश में सौहार्द कैसे बनाए रख सकते हैं, उसके ऊपर इसमें सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है मेकांग और गंगा की सभ्यताओं के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना। ये बात मैंने आपको बताई दी। साथ ही में संघर्ष से बचने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए धम्म संदेश को बढ़ाना है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 3 शब्दों का प्रयोग होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये शब्द है ना इस तरह के, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो वो जो है धम्म का मतलब है ज्ञान। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या था? धम्म। आपने ध्यान करा हो, आपने सुना हो कि अशोक ने अपने शासनकाल के 7वें 8वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। का काम क्या होता था? धार्मिक प्रचार प्रसार को बढ़ाना। कुछ याद आया? तो उससे अगर आपको ध्यान होगा तो धम्म संदेश को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा की गई है। अब इस यात्रा का नेतृत्व बोध गया संस्थान के महासचिव डॉक्टर सुपाचाई विराफुचोंग कर रहे हैं। इसका ध्यान रखना कि इस यात्रा का संचालन कौन कर रहा है? डॉक्टर सुपाचाई विराफुचोंग इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं। क्लियर? अगले अगर बात करें थाईलैंड से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो थाईलैंड से क्वेश्चन ये बन सकता है कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बात। और राजधानी क्या है? बैंकॉक। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? पेंटोग टारन शिवनात्रा। आपको मैंने पढ़ाया था कि सबसे कम आयु की, थाईलैंड में सबसे कम आयु की जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है? पेंटोग टारन शिवनात्रा यहाँ की बनी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अली अल याहिया भारत की यात्रा पर आए हैं? आपको ये देख के पता चली गया होगा, सिर्फ इनके रबड़ कौन सी, जो इस तरह का जो रबड़ जैसा कुछ कौन से एरिया में पहनते हैं, या तो सऊदी अरब या यमन या ओमान, यही होंगे, या कुवैत हो सकता है। तो इसमें से चारों डाल दिए मैंने, अब क्या करोगे? अब तो फंस गए। इसका आंसर जो है वो है क्या मेरे भाई? कुवैत। कुवैत के जो विदेश मंत्री अल याहिया भारत की यात्रा पर आए हैं। पूरा नाम है इनका अब्दुल्ला अली अल याहिया के साथ दिल्ली में भारत के प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई है। और इस बैठक में भारत और कुवैत के बीच 3 व्यापारिक समझौते हुए हैं। कितने?
3 व्यापारिक समझौते हुए हैं। दरअसल भारत का झुकाव इस समय यात्रा के मामले में सबसे यात्रा कह रहा हूं मैं, व्यापार के मामले में रूस की तरफ ज्यादा है। रूस से चीजें हमें सस्ती मिल रही हैं, तो हमने रूस के साथ ज्यादा व्यापार किया। कुवैत, सऊदी अरब, इनके साथ हमारा व्यापार घटा है। तो ये अपने मंत्री वगैरह भेजकर भारत में अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं कि भाई साहब हमसे तेल कम क्यों खरीद रहे हो, हमें दवाइयां जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता वो प्रोडक्शन हमें कम क्यों भेज रहे हो। उन सब के लिए जो है ये बार बार भारत में आ रहे हैं। अब समझ रहे हैं ना बात। और कुवैत की अगर बात करें तो कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। इसे कई बार कहा जाएगा, तो कई बार ये पूछा गया कि कुवैत का हृदय, कुवैत का हृदय किसको कहा जाता है, तो कुवैत का हृदय कुवैत सिटी को कहा जाता है। मुद्रा कुवैती दिनार है, और यहाँ के जो सुल्तान है वो कौन है, शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह, ये जो है यहाँ के सुल्तान है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, कुवैत में नहीं हुआ था। वो कहां पर हुआ था, कतर में। ये हो गया अलग। अगला एक क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी ने कितने साल की उम्र में पहला अंडा दिया। दरअसल अभी तक हमारे पास जो सबसे ज्यादा ज्ञात आयु की अगर बात करें तो ज्ञात आयु के आधार पर, ज्ञात आयु के आधार पर हमारा जो है अभी तक का, जिसके बारे में हमें जन्म से लेके यहां तक की जानकारी है, 74 साल का जो ये पक्षी है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाएगा। ये भारत का, दुनिया का इस समय कहा जा रहा है सबसे बुजुर्ग पक्षी है। इसका नाम है लेसन अल्बाट्रॉस। क्या नाम है इसका, ये आपको दिख रहा होगा। अलग अलग जगह इसको हमारे क्षेत्र में टटीरी कहा जाता है, टटीरी। और मूल नाम क्या है इसका, मूल नाम है इसका लेसन अल्बाट्रॉस। ठीक है, लेसन अल्बाट्रॉस की अगर बात करें तो लेसन अल्बाट्रॉस 74 साल की उम्र में अंडा देने वाला पहला पक्षी बना है जो इतनी आयु में किसी ने अंडा दिया है। इसने ये ध्यान रखना कि प्रशांत महासागर में स्थित मिडवे एटोल राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में इसका अंडा रखा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित क्या नाम है, मिडवे एटोल राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, यहां पर इसके अंडे को रखा गया है। और विजडम सबसे अगर बात करें, लेसम अल्बाट्रॉस विजडम सबसे वृद्ध ज्ञात जंगली पक्षी है जिसकी आयु 74 वर्ष है। 1956 में इसकी पहली बार क्या की गई थी, पहचान की गई थी। जब से अब तक इसकी पहचान की गई है। इसकी एक क्वालिटी है कि ये हर साल अपने घोंसले को भूलता नहीं है, पूरी दुनिया की यात्रा कराएगा और अपने ही उसी घोंसले में आकर अंडे देता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस अगर देखा जाए तो कब मनाया जाएगा आपका, 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को। क्योंकि आपको पता है इस दिन है आपका कौन सा, इस दिन है आपका नौसेना दिवस। ये हो गया नौसेना दिवस। अगर बात करें ये 2 दिसंबर, तो इसमें आपको पता होगा ये हो गया आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, कौन सा हो गया, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये हो गया आपका 10 दिसंबर की अगर करें बात तो ये हो गया आपका मानवाधिकार दिवस। कौन सा हो गया, मानवाधिकार दिवस। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी तो आपको पता चल ही गया कि ये क्या है आपका, ये आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने और निपटने में कन्वेक्शन की भूमिका को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में इसे नॉमिनेट किया था। 2005 से, आपको ध्यान रखना है कब से, 2005 से हम इस भ्रष्टाचार दिवस को मना रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधी दिवस को मना रहे हैं।
अगली बात करते हैं तो इस भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ी सी और, कि हर साल दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले देशों की एक लिस्ट आती है। तो इस लिस्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था जारी करती है। अब की बार उसने 180 देशों की लिस्ट जारी की थी, इसमें भारत का नंबर 93 है। सबसे कम भ्रष्टाचार ऐसा मानती है ये संस्था कि डेनमार्क में होता है, और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है दुनिया में वो कहां पर होता है? सोमालिया में। सोमालिया में ऐसा माना जाता है कि एक भी छोटे से छोटा काम भी बिना रिश्वत के नहीं होता। क्लियर है भैया? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने सर्वसम्मति से 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दरअसल आपको पता है विश्व मानवाधिकार दिवस हो गया 10 दिसंबर, पर्यावरण दिवस हो गया आपका 5 जून, योग दिवस हो गया आपका 21 जून। ये दिवस आपको पता चली गए। तो अब बचा आपका 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को आपका विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। 21 दिसंबर को कौन सा दिवस? 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की गई। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषणा की गई है, और संयुक्त राष्ट्र सभा की अगर बात करें तो इसे लघु संसद भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा को क्या कहा जाता है? लघु संसद भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या करती है? संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देने का काम संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करने के लिए भी सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करती है। और इस समय जो यूएन का, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि यूएन यूनाइटेड नेशन का इस समय अध्यक्ष कौन है? ये आपको सवाल मिले हैं कुछ। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।